हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रुचि बायोलॉजी में। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस। हर प्रश्न को समझेंगे, सही उत्तर जानेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि बाकी विकल्प गलत क्यों हैं। तो पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाओ और चलो बिना समय गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, जो लोग नए हो वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्त सभी के पास सेंड करना, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आना ही है, ठीक है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहे हैं, प्रकाश की गति हमेशा हर माध्यम में स्थिर रहती है। वही दूसरा क्या बोल रहे हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आगे देखते हैं। देखो, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आजकल एग्ज़ाम में, सीजी व्यापम हो या कहीं एक एग्ज़ाम हो, सब में ऐसी कूट वाला प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार और देख लो, आप लोग भी बताते चलो, अपना खुद का आकलन खुद करो। चलो, क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर होगा केवल 2, ठीक है। अब कैसे होता है इसका वाक्य सहित मैं लाई हूँ। देखो, केवल 2 आंसर है। प्रकाश की गति अलग अलग माध्यम में उसके अपवर्तनांक के कारण बदल जाती है, ठीक है। जैसे हो गया कांच, हो गया पानी में धीमी हो जाता है, लेकिन आवृत्ति केवल प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है, इसलिए माध्यम बदलने पर भी यह नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती। याद रखना, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है बच्चों। सबको समझ आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़िए। चलो पढ़ते हैं हम लोग ध्यान से। खतरे के संकेतों के लिए हमेशा लाल रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। कारण, लाल रंग के प्रकाश लाल रंग के प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है, पूछ रहे हैं। तो इसमें आप लोग को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और दोनों एक दूसरे को वाक्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलो बताओ, पढ़ो एक बार और। चलो, सबके माइंड में आ गया। देखो, कथन तो सही है पर कारण गलत है। कारण कैसे गलत होगा? हम लोग सीधे वाक्य पे जाते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। रेले प्रकीर्ण के नियम के अनुसार जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसका फैलाव सबसे कम होगा। इसी वजह से लाल रंग धुंध या कोहरे में भी दूर से साफ दिखाई देते हैं, ठीक है। हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में भी क्या करते हैं, एक हरा होता है और एक लाल रंग का वो करते हैं, ठीक है। ऐसे उदाहरण के तौर पे आप लोग पढ़ा करो, माइंड में बस जाता है, उसके बाद कभी नहीं भूलते हम लोग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस को सही रूप से दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मैं नहीं दिखाती, चलो आप लोग बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? देखो, ए है, बी है, सी है या डी है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। CaSO4 और 1/2 H2O, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, आंसर बी है। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। जब जिप्सम को 373 के पर गर्म किया जाता है तो वह पानी अणु त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, और ऑप्शन सी में नीला थोथा बोलते हैं, ठीक है। और वही डी को क्या बोलते हैं? धोने का सोडा, ठीक है। ऑप्शन सी को क्या बोलते हैं? नीला थोथा, और डी को क्या बोलेंगे? धोने का सोडा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। मानव शरीर में पित्त रस के संबंध में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य बोला जा रहा है? देखो, आप लोग एग्जाम में भी बैठे रहोगे ना, तो सत्य हो या गलत हो उसको अंडरलाइन करके ही बनाना, बहुत मिस्टेक होता है ऐसे में, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है, यह अमाशय में बनता है और वसा का पाचन करता है। यह यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। यह अग्नाशय में बनता है और इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। तो इसका आंसर एक और है डी,
यह पित्ताशय में बनता है और यकृत में संचित होता है। तो देखो पित्त रस के बारे में बोल दिए तो सबके माइंड में आ गया, हम लोग क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं। बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा? यहाँ यकृत में बनता है और पित्ताशय में जाकर जमा होता है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। देखो लिखा भी है, बी आंसर सही है। पित्त रस का निर्माण हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में होता है, लेकिन यहाँ अस्थायी रूप से पित्ताशय में इकट्ठा होता है। खास बात यह है कि इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते, फिर भी यहाँ वसा में इमल्सीकरण के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, याद रखना इसको। देखो चलो 5वां क्वेश्चन में आ जाते हैं। सुमेलित कीजिए मतलब जोड़ी मिलाओ। जब हम लोग 5वीं 6वीं में थे तो ऐसे ही आता था ना, अब देखो आज भी ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया। तो फर्स्ट देखते हैं अम्ल, दूसरा है उसका स्रोत। तो देखते हैं लैक्टिक अम्ल, पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और एक है साइट्रिक अम्ल। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो चलो बताओ कौन कौन से मिलान होगा। सिरका, टमाटर, दही, नींबू। नींबू का तो आप लोग बता ही लोगे, क्या आ जाएगा नींबू का, बताओ क्या आएगा। अच्छा चलो इसके मिलान को देखते हैं, क्या आ जाएगा सभी लोग बताओ कमेंट करके। 5वां क्वेश्चन है, इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, याद रखना ए आएगा। अब देखते हैं ए में क्या क्या है। लैक्टिक अम्ल में दही, लैक्टिक अम्ल का दही, एसिटिक अम्ल का टमाटर, एसिटिक अम्ल का टमाटर और वही सी का नहीं सॉरी एसिटिक अम्ल का कहाँ है, सिरका आ जाएगा। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का टमाटर आ जाएगा, वही साइट्रिक अम्ल का क्या आ जाएगा, नींबू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। सबको समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लैक्टिक अम्ल दही में, एसिटिक अम्ल सिरके में और वही ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में और पालक में, और साइट्रिक अम्ल क्या होता है, नींबू, संतरे जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। ये पूछा ही जाता है, सभी लोग याद रखना। और इसका कलर, रंग भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबोया जाता है तो कुछ समय बाद घोल का रंग बदलकर हरा हो जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है पूछ रहे हैं। तो यह कौन से अभिक्रिया हो जाएगा, चलो देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अरे क्या हो गया, हाँ विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसका देखते हैं, वाक्य देखते हैं क्या होगा। लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्या बोल रहे हैं, लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए वह कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर को हटाकर खुद फेरस सल्फेट बना देते हैं जो हल्के हरे रंग के होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में बीमारी के जोड़े पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा जोड़ा विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, अब देखते हैं मलेरिया और टाइफाइड। पहले तो अंडरलाइन कर लेना, किसके द्वारा पूछ रहे हैं, विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। हम लोग पढ़े हैं ना, तो इसका ट्रिक भी बताई थी मैं, विषाणु का ट्रिक। आप लोग कमेंट में बताओ, तो जो लोग मेरे क्लास में पढ़े वो लोग तो बताओ ही। ठीक है, मैं भी जानना चाहती हूँ याद है या नहीं। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया और टाइफाइड, दूसरा है खसरा और चेचक, तीसरा है हैजा और क्षयरोग और एक है दाद और एथलीट फुट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, खसरा और चेचक। ठीक है, याद है रेखा एसी पे हमें छोड़ गई, ऐसा ट्रिक था। ठीक, तो देखो इसका खसरा और चेचक दोनों वायरस जनित रोग है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ से और टाइफाइड और हैजा टीबी बैक्टीरिया से होता है और दाद और फंगस किसके कारण होता है, फंगस के कारण। इसका भी ट्रिक बताए थे, याद है, दमाद टकले, ऐसा याद है सबको। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे के बारे में कौन सा कथन गलत है। फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होते हैं। ध्वनि की गति ठोस में अधिक और गैस में सबसे कम होता है। आगे पूछ रहे हैं ध्वनि तरंगे निर्वात में प्रकाश में भी तेजी से यात्रा कर सकती है। और एक है ध्वनि की आवृत्ति बदलने पर उसकी तीक्ष्णता या पिच बदल जाती है। तो इसका क्या पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है। तो गलत कौन सा है, देखो ध्वनि की तरंगे निर्वात में प्रकाश से भी कभी तेज नहीं होता, ये निर्वात में चलता ही नहीं है। हमारे आसपास वायु
वायु नहीं रहेगा तो हम लोग बहरे के रूप में हो जाएंगे, कुछ सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। देखो लिखा है ध्वनि तरंगे को चलाने के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस की आवश्यकता होती है। निर्वात के माध्यम से न होने के कारण ध्वनि बिल्कुल भी यात्रा नहीं कर सकते, वह ध्वनि गति शून्य हो जाते हैं। वही जब ठोस वस्तु को, घंटी को वो करते हो, बजाते हो तो कितना आवाज़ आता है ना। ठीक, चलो 9वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़िए। चलो ध्यान से पढ़ते हैं, माइंड को क्लियर करके। चलो, ऊंचे पहाड़ों या पर्वतों पर खाना पकाने में सामान्य से अधिक समय लगता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल दाब कम हो जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक घट जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ए। दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे व्याख्या कर रहे हैं आइए जानते हैं हम लोग। पहाड़ों पर हवा का दबाव कम होता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही कम तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, और पानी जल्दी उबलकर भाप बन जाता है, लेकिन खाने को पकने के लिए जरूरी ऊष्मा नहीं मिल पाती, इसलिए खाना देर से पकता है। ठीक है, देखो अब 10वां क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलो जल्दी करते हैं। किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है और क्यों बोला जाता है? देखो हम लोग पढ़े हैं क्लास में, चलो बताओ। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ एटीपी का निर्माण करता है। लाइसोसोम, क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण को अचानक रोक देते हैं। और गोल्गी काय, क्योंकि यहाँ अपशिष्ट पदार्थों का संचयन करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सबके माइंड में आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं जी? ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारी कोशिका का श्वसन अंग है। वही आत्महत्या की थैली किसको बोलेंगे? लाइसोसोम को। याद रखना, लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कोशिकीय कचरे को पचाते हैं जो क्षतिग्रस्त या मृत हो जाते हैं। यह थैली फट जाती है और इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, मतलब अपने कोशिका को मार देते हैं। इसी को ही तो बोलते हैं कि अपने आप को मारना ही को आत्महत्या की थैली। ठीक है, चलो 11वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम किसी आवर्त से बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगी, पूछ रहे हैं। अब क्या प्रभाव पड़ेगी? दाएं से बाएं बोल रहे हैं ना, दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट है, चलो आप लोग बताओ सीधे। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है। परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या हमेशा स्थिर रहता है, पहले बढ़ती है और फिर अचानक घट जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्या पूछा जा रहा है? सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है? आवर्त सारणी सही पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? बी आंसर सही हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। ठीक है, देखो लिखा है, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की कोषों की संख्या समान रहती है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है और बढ़ा हुआ आवेश बाहरी इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ ज़्यादा ताकत से खींचता है, इसलिए परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, नाभिक बोल दिए, जैसे एक नाभिक है, नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चलता रहता है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो देखते हैं। फर्स्ट बोल रहे हैं कॉर्निया पर वास्तविक और सीधा, लेंस पर आभासी और उल्टा, रेटिना और वास्तविक और उल्टा, और रेटिना और आभासी और सीधा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो ये दोनों तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ से होता है? रेटिना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रेटिना पर, और वास्तविक और उल्टा। अब देखते हैं, मानव आँख उत्तल लेंस प्रकाश के किरणों को रेटिना पर केंद्रित करता है, जहां हमेशा वास्तविक, रियल और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमारा मस्तिष्क इस उल्टे संदेश को सीधा करके समझने की क्षमता देता है। पढ़े थे ना लास्ट में, नर्वस सिस्टम का वो पाए जाते हैं, तो उसी के द्वारा सीधा कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन,
लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के लिए कौन से दो घटक अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं? केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन और नमी, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, केवल हाइड्रोजन गैस और उच्च तापमान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चलो बताओ आप लोग। देखो, जब लोहा में, आप लोग के घर में लोहा का दरवाज़ा है, उसमें जानबूझ के पानी डालना और एकदम नमी में रखना, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और नमी के कारण उसमें लाल भूरे एक वो पाए जाते हैं जिसको हम लोग जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और नमी। ठीक है, सबको याद होगा ना? लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जोड़ते हैं। ठीक है, जब लोहा खुली हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी दोनों से संपर्क में साथ होता है तभी हाइड्रेट आयन ऑक्साइड यानी जंग की परत बनती है, जिनमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति में जंग नहीं बनता। याद रखना, इसका कलर क्या होता है? लाल भूरे रंग का। ठीक है, 14 क्वेश्चन में आ जाते हैं। पादप हार्मोन हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से किए हैं। ठीक है, के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? गलत पूछा जा रहा है, फिर से अंडरलाइन करना आप लोग। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ऑक्सिन कोशिका संवर्धन और पौधे के शीर्ष की वृद्धि में, जिब्रेलिन तने की लंबाई में वृद्धि में, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना, और एक है एब्सिसिक अम्ल फलों की कृत्रिम रूप से पकाना। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा जा रहा है, तो गलत का आंसर बताओ जी आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखना, एब्सिसिक अम्ल फलों की कृत्रिम रूप से पकाना, ये गलत है। देखो, देखते हैं। एब्सिसिक अम्ल एक वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है जो पत्तियों के झड़ने और बीज को सुस्वस्था में नियंत्रित करता है। फलों को पकाने के लिए मुख्य रूप से एथिलीन गैस हार्मोन जिम्मेदार होता है। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, तो आम को कौन पकाता है? यही एथिलीन, और हम लोग एकदम चाव से उसको खाते हैं, पर उसमें क्या होता है? एथिलीन। देखना, बहुत सारे आम खराब हो जाते हैं। अभी सब लोग खा रहे हो नहीं जी? कमेंट करके बताओ तो। और जूस वूस बना रहे हो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर एक जोरदार झटका लगता है। यह न्यूटन के गति के नियम का सटीक उदाहरण है। तो कौन सा हो जाएगा? गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम और गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी को याद होना चाहिए। देखो, गति का तृतीय नियम आंसर आएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आगे सामने में क्रिया कर रहे हैं और उसका उल्टा और पढ़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, सभी का उदाहरण मैं बताई हूँ क्लास में, एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखना, मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाई हूँ। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब बंदूक गोली पर आगे की तरफ बल लगती है तो गोली में बंदूक पर उतना ही बल पीछे की ओर लगती है। ठीक है, चलो 16वां क्वेश्चन है। एलपीजी रसोई घर सिलेंडर से गैस रिसाव का तुरंत पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंध युक्त रसायन मिलाया जाता है? जब हम लोग गैस लीक हो रहा है करके बोलते हैं तो उसमें सुगंध आता है, तो पता चलता है कि अरे ये तो लीक हो रहा है करके। तो कौन सा होगा इसमें? मीथेन, फर्स्ट है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण, एथिल मरकैप्टन और एक है क्लोरोफार्म। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा सी, एथिल मरकैप्टन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। प्राकृतिक रूप से एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन ब्यूटेन गैस होते हैं जो पूरी तरह गंधहीन होते हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर गैस लीक हो तो तुरंत पता चल सके, इसके लिए कि उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर का एक तीखा गंध वाला एथिल मरकैप्टन। इसका सूत्र भी याद रख लेना, कभी कभी इसको नहीं लिखे रहेंगे तो सूत्र लिखा होता है। ठीक है, किसको मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन को। ठीक है, याद रखना सभी लोग। ठीक, 17 क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपके पास 3 अज्ञात जलीय विलयन है जिसका पीएच मान x 2.5, वही y 7.0 और z 11.5 है। तो इनकी प्रकृति के बारे में सही कथन चुने बोल रहे हैं। सही कथन चुनो तो चलो 2.5 बोल दिए तो चलो मैं हिंट दूँ, हिंट से बनाना। एक 7 है और 7 से
इधर का 2.5 और इधर क्या दिए गए हैं, क्या दिए, चलो कुछ भी दे देते हैं, 9 दे देते हैं, 9.5। तो क्या आ जाएगा, हाँ 11 दिए हैं, 11। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर। हमेशा याद रखना 7 से पहला वाला क्या होता है, अम्लीय, और वही 7 वाला क्या होता है, उदासीन, और 7 से उधर का क्षारीय। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सभी को ज्ञात है ना। देखो पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। 7 से कम पीएच मान वाले विलयन को अम्लीय बोलते हैं, ठीक। 7 से उदासीन बोलते हैं, शुद्ध जल, और 7 से अधिक पीएच मान वाले को विलयन क्षारीय बेस बोलते हैं, ठीक है। चलो 18 क्वेश्चन में आ जाते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक कौन लाता है। ये क्लास में बहुत अच्छे से किए हैं, ठीक है। चलो जो लोग नए हो वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, तो बने रहना हम लोग के साथ, ठीक। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है पल्मोनरी अर्टरी, पल्मोनरी वेना, वेना कावा, और एक है ओरेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ। इसका आंसर होगा पल्मोनरी वेना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, पल्मोनरी वेन बोलते हैं इसी को। तो ये देखते हैं। वैसे तो शरीर के सभी सिराएं अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन इसका एक अपवाद है। यहाँ फेफड़े से साफ और ऑक्सीजन युक्त खून को दिल से बाएं आलिन में लाती है, ठीक है। ठीक है, सबके माइंड क्लियर हो रहा है ना, रिवीजन हो रहा है बहुत अच्छे से। चलो 19वां क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यान दीजिए। ओजोन परत में आ जाते हैं। चलो, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर हमारी रक्षा करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस इस परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। यह परत वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से यानी सौर मंडल में घनी रूप से पाई जाती है। हाँ, तो इसका क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही है पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सा सत्य है पूछा जा रहा है, अंडरलाइन करो। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर केवल 1 और 2 होगा। कैसे होगा देखते हैं। इसका आंसर क्या है, केवल 1 और 2। तीसरा गलत है, देखते हैं। कथन ए बिल्कुल सही है, लेकिन कथन 3 गलत है, क्योंकि ओजोन को जीवन रक्षक परत वायुमंडल की दूसरी परत यानी समताप मंडल में स्थिर होते हैं, सौर मंडल में नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, सौर मंडल में घनी रूप से पाई जाती हैं, तो यही गलत हो गया, समताप मंडल में पाई जाती हैं, याद रखना। चलो लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। वैद्युत प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर नहीं करता पूछ रहे हैं। चालक की तार की लंबाई, चालक तार के अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक तार की प्रभावित होने वाली विद्युत धारा पर, और एक है चालक के पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा, नेगेटिव आ गया। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, सब लोग देख लिए, सी आ जाएगा, चालक तार से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा पर, ठीक है। ये प्रभावित नहीं करेगा। देखते हैं, किसी चालक का आंतरिक गुण जो उसकी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और क्षेत्रफल तार मोटा होने पर प्रतिरोध घटता है, पदार्थ और तापमान पर निर्भर करता है। ओम के नियम हम लोग क्लास में पढ़े, ओम का नियम IR, R को प्रतिरोध से डिनोट करते हैं, I को धारा से, और V को विभवांतर ओल्ट भी बोला जाता है, के अनुसार करंट बदलने में V और I का अनुपात R हमेशा नियत रहता है। प्रतिरोध खुद करंट के कारण नहीं बदलता, याद रखना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे हम लोग और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, आप लोग बने ही रहना हम लोग के साथ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कितना क्वेश्चन सही हुआ और हार्ड लगा या सरल लगा ये भी बताना, और अपने फ्रेंड लोग के पास शेयर भी करना, ठीक है। जो लोग नए हो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक। बाय बाय दोस्तों।